नमस्कार दोस्तों, विज़न उत्तराखंडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पुनः एग्ज़ाम पॉइंट पर बात करने वाले हैं और आज हमने पहले से ही इस प्रश्न पत्र को हल किया हुआ है। चलिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है वह किस वर्ष लागू हुआ? तो 1885 को बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। बंगाल टेनेंसी एक्ट का मतलब है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1885 में लागू हुआ और वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत या अंगीकार कर लिया। इस एक्ट के निर्माण का उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि संबंधी अधिकारों को प्रख्यापित करना था या स्थापित करना था, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, किस श्रेणी या किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिएगा, पटवाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है। पहला है कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंद गुप्त का मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंद गुप्त का इंदौर अभिलेख या ताम्र लेख, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंद गुप्त का भितरी अभिलेख ये इसमें है। चलिए, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख इसका सही उत्तर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, ठीक है, ये इसका जो है इसका क्या, मालवा में क्या है स्थित था, कहाँ था स्थित था, ठीक है, मालवा में क्या है ये स्थित था, ठीक है, मालवा में स्थित था, ठीक है। अगला है जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है, इसका एक नाम आपके क्या है दसपुर भी मिलता है, मंदसौर का नाम दसपुर मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमार गुप्त के लेखक में विक्रम संवत 529 या 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, ठीक है, यह लेख जो है एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, जिसकी रचना किसने की, वत्स भट्टी ने की थी, ठीक है। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, वह क्या था, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। मंदसौर के लेख में पटवाई श्रेणी, यानी कि पटवाई श्रेणी का जो शाब्दिक अर्थ है या पटवाई श्रेणी क्या थी, पटवाई श्रेणी थी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति, जो रेशमी थे, रेशम के सूत बुनने वालों की समिति को क्या बोलते हैं हम, पटवाई श्रेणी कहते हैं। तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो इंदौर श्रेणी थी, इंदौर श्रेणी में क्या है, तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? जो वैदिक साहित्य है उसमें सभा और समिति, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा है प्रजापति और चौथा है रुद्र। तो आपके पास आंसर ये है प्रजापति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति, ध्यान दीजिएगा, जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में किसमें, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति, क्या है, सभा और क्या है, समिति, सभा और समिति, इन दोनों को, सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को किसकी दो पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की, प्रजापति, जो ये यहाँ पर है इसकी दो पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में जो आपके पास क्या थे, परीक्षित को, अथर्ववेद में परीक्षित को
मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में जो परीक्षित थे उनको मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। जो अथर्वा ऋषि थे, अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मगध और अंग का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध और अंग का उल्लेख किस कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान दीजिएगा, मिलता है। और इसका जो उल्लेख अंग क्या है? मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। ये किसके लिए उन्होंने प्रयुक्त किया है? सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। जो दूर के प्रदेश, सुदूरवर्ती प्रदेश है, उनके रूप में किया गया है। चलिए अगला है, किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने कराया? किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास बी है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है आपके पास तुगलकाबाद नगर का निर्माण कराया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने, अब ये तुगलकाबाद नगर का जो निर्माण कराया गयासुद्दीन तुगलक ने, कहाँ पर कराया? ये कराया आपके पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। और कहाँ? कुतुब मीनार के पूर्व दिशा में करवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। उसमें दुर्ग का निर्माण करवाया, और अपनी राजधानी वहाँ स्थानांतरित की। और जो अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी को उसने क्या वहाँ पर स्थानांतरित किया? किसने किया? आपके जो है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए, इससे अन्य तथ्य है कि आदिल या आदिलाबाद नामक किले का निर्माण किसने करवाया? आदिलाबाद नामक की जो किला था उसका निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आदिलाबाद नामक किले का निर्माण करवाया। आदिलाबाद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किला, राय पिथौरा तथा श्रीनगर के मध्य जहांपना नामक नगर या चौथा नगर बसाया। जहांपना नामक नगर या चौथा नगर बसाया। राय पिथौरा तथा श्रीनगर के मध्य जहांपना नामक नगर बसाया। ठीक है, फुतूहाते फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज तुगलक स्वयं उन भवनों का उल्लेख करता है जिसकी उसने मरम्मत करवाई। किन भवनों का उल्लेख करता है फिरोज शाह तुगलक? कि जिन भवनों की उन्होंने स्वयं मरम्मत करवाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहला है विजय तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू। चलिए इसका सही आंसर आपके पास ये है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को क्या है, महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अब प्रश्न कभी कभी ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के बाद दी, या किस सत्याग्रह नेतृत्व करने के बाद दी? तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह है कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। ठीक है, पहली बार उन्हें क्या है, महात्मा कहा। चलिए अगला जो है, अगला प्रश्न है कि बराबर समूह के किस गुफा में या गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? जो बराबर समूह था, उस बराबर समूह के किस अभिलेख में, किस यानी किस गुफा में जो उसका अभिलेख उत्कीर्ण नहीं था? पहला है कर्ण चोपड़ गुफा, सुदामा गुफा। तो इसका सही आंसर होगा लौमन ऋषि गुफा। ठीक है, कौन सा है? लौमन ऋषि गुफा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक और उसके पुत्र दशरथ। ठीक है, सम्राट अशोक और उसके पुत्र कौन थे? दशरथ। कौन थे? दशरथ। ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए। भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाओं के रूप में क्या बनवाए? विहार बनवाए। ठीक है, भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। यहाँ प्राप्त
गुफाओं के कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा अशोककालीन गुफाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक सारी गुफाएं कौन किसकी है? अशोककालीन गुफाएं। कौन कौन सी? कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये सभी किसकी है? अशोककालीन गुफाएं हैं, जिनमें जिनमें अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, इन सभी गुफाओं में क्या है? अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यानी कि किसमें? इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में क्या है? अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। किसके है? अशोक। ठीक है, अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक, जबकि लोमन ऋषि की गुफा दशरथ के समय निर्मित हुई। ये किसके समय निर्मित हुई? दशरथ। ठीक है, ये किसके समय निर्मित हुई? दशरथ के समय निर्मित हुई। जबकि यह क्या है? दशरथ के समय निर्मित हुई, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा लोमन ऋषि की गुफा है, इसमें कोई उल्लेख नहीं खुदा है। सबसे जो अच्छी गुफा है वह क्या है? लोमन ऋषि गुफा है, और इस गुफा में कोई भी अभिलेख क्या है? उत्कीर्ण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। शादवाद किस धर्म से संबंधित है? जो शादवाद है वो किस धर्म से संबंधित है? पहला है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जिसका सही आंसर आपके पास कौन सा है? जैन धर्म। ठीक है, शादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था। ये क्या था? एक प्रसिद्ध सिद्धांत। जो शादवाद है वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था। ठीक है, प्रसिद्ध सिद्धांत था। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती है। ठीक है, शादवाद में कुल 7 संभावनाएं होती है। यह संभावनाएं इस प्रकार है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ये सारी इसकी जो है 7 क्या है? संभावनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मुगल शासकों में कौन बीणा बजाने का शौकीन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो सीधे आंसर लगा हुआ है, तो औरंगजेब। ठीक है, इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा और जो है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लामी विरोध मानकर उस पर पाबंदी लगाई थी। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने संगीत को इस्लामी विरोध माना था और उस पर क्या है? पाबंदी लगा दी थी। परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। ध्यान दीजिएगा कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? तो वह था आपके औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। वो संगीत विरोधी होने के बाद भी जो है स्वयं क्या है? एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? किसके द्वारा जो है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई? ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो आपके पास आंसर है बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना थी वो ऐसे तो स्थापना तो पहले हो चुकी थी, 1884 में हो गई थी। ठीक है, 1884 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जो न्यू इंग्लिश स्कूल है वहाँ से प्रारंभ हुई थी, पुणे में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे में की। ध्यान दीजिए, मूल रूप से इसकी स्थापना कब हुई? 1880 में। न्यू इंग्लिश स्कूल कहाँ से? पुणे, महाराष्ट्र से। ठीक है, तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई और 1884 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके डेक्कन सोसाइटी का गठन किया गया। इस संस्था के संस्थापकों में बीके चिपलुंकर, ध्यान दीजिएगा, बीके चिपलुंकर, बीजी तिलक एवं एमबी नामजोशी प्रमुख थे। ठीक है, बीजी तिलक, एमबी नामजोशी और चिपलुंकर, ये 3 लोग थे, प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, इसके 5 संरक्षकों में से एक थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड यानी जीवाश्म की खोज की गई। होमोनिड या जीवाश्म की खोज की गई। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई। जो होमोनिड जीवाश्म है उसकी खोज की गई। चलिए पहला है दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नाराय या हथनोरा। ठीक है, तो इसका है हथनोरा। नर्मदा नदी में स्थित हथनोरा में या हथनोरा से नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज हुई। ठीक है, पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज हुई। एके सोनकिया द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? एके सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला। कहाँ से मिला? हथनोरा से। ठीक है, मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। जिसे जीवाश्म का क्या है, या जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। ठीक है, 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में 1956 में, ध्यान दीजिएगा, 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणिक तथ्यों की खोज की, वस्तुओं की खोज की। अनेक पुरापाषाणिक वस्तुएं थी वहाँ पर, उनकी खोज की। HD सांकलिया ने, ध्यान दीजिएगा, HD सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल HD सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कराया था। नौदा टोली का क्या है? उत्खनन कराया था। किसका कराया था? नौदा टोली का उत्खनन कराया था। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने ये है, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? जो चोल शासन है उसमें उदासीन वारियम किससे संबंधित था? चलिए, तो यह है चोल प्रशासन में उदासीन वारियम का समीकरण विदेशी संबंध विभाग से था। इसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। इसका जो काम था विदेशियों की देखरेख करना था। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें सन्यासियों की संस्था मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें क्या है? सन्यासियों की संस्था भी मानते हैं। ठीक है, सन्यासियों की संस्था भी मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपने देखा होगा और इससे संबंधित आपको काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए, आपके पास 2 प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आपने जो है कमेंट्स बॉक्स में भेजने हैं, कमेंट्स करके भेजने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो वर्ष 1901 है उसमें सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? और दूसरा है, वैदिक काल में निष्क क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? तो धन्यवाद। हम पुनः इसी एग्ज़ाम पॉइंट में दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग इस प्रश्नों को देखिए और याद कीजिएगा। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।